মহান ক্রান্তিকারী হুল দিবস। এই হুল দিবস উপলক্ষে আমি প্রত্যেক মূলনিবাসীর সাথীকে শুভেচ্ছা জানাই। আজ কলকাতার বামসেন ভবনে আজকে এই হুল দিবসের অনুষ্ঠান চলছে। আজকের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত রয়েছেন উদ্ঘাটক माननीय रामलखन आम्बेडकर महाशय, बामसेन इंचार्ज पश्चिम बंग राज्य। सर, आप आइए और इस चित्रकला चित्र के ऊपर आप फूल दीजिए। और आज के अध्यक्षता करेंगे माननीय विजय प्रताप भारती सर, एडॉप्शन इंचार्ज बेंगलुरु उड़ीसा पश्चिम बंगाल। सर, आप भी कीजिए और आसन ग्रहण कीजिए। साथ ही আজকের এই অনুষ্ঠানে প্রত্যেক সাথীকে আরেকবার ধন্যবাদ দেই। আজকে আমাদের মঞ্চে উপস্থিত হয়েছেন মাননীয় উদ্ঘাটক রামলখন মহাশয়। ওনাকে ওনার वक्तव्य देने के लिए अनुरोध करती। सर, अपना आज का जो অনুষ্ঠাन है, जो प्रोग्राम रखा गया है, हुल दिवस के बारे में आप थोड़ा चर्चा रचना कीजिए। प्लीज सर, अपना बात रखिए। साथियों, हुल दिवस के अवसर पर यहाँ उपस्थित सभी साथीगण, मूल निवासी समाज को हुल दिवस के अवसर पर हार्दिक अभिनंदन एवं जय जोहार, जय मूल निवासी। आज हम लोग हुल दिवस मना रहे हैं और बहुत सारे लोगों को भी हुल दिवस, जो आदिवासी है या जो नॉन आदिवासी है, इस शब्द के बारे में भी लोगों को विस्तार से या सही जानकारी इसके बारे में नहीं है। मैं हिंदी में ही बात कर सकता हूँ, मेरी मातृभाषा हिंदी है, इस वजह से मैं हिंदी में ही बात कर सकता हूँ। और हुल दिवस हम लोग जो आज के तारीख में मना रहे हैं, ऐसे देश के लगभग सभी राज्यों में आज के दिन हुल दिवस मनाई जा रही है। हम लोग हुल दिवस क्यों मनाते हैं या क्यों मनाना चाहिए, ये जानना, ये समझना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो शब्द बार बार सुनते हैं मगर समझ में नहीं आता, तो कभी कभी शब्दों का जो समझ होता है उसका व्यवहार में जो शब्द को उपयोग किया जाता है, तो व्यवहार से, वो आचरण से समझ में आता है शब्द का अर्थ क्या होता है। मगर जो हुल हुआ 1855 कैसा कहा जाता है, उसके बाद से फिर उसका कोई एक स्वरूप दिखाई नहीं दिया देश भर में। कई वर्ष का अंतराल रहा, इस वजह से उसका जो स्वरूप होना चाहिए हुल का, वो आया नहीं हमारे बीच में। इस वजह से लोग आज तक समझ नहीं पाया कि आखिर हुल का मतलब क्या होता है। साथियों, हुल का मतलब क्रांति है, विद्रोह है। अगर क्रांति और विद्रोह अगर हुल का मतलब होता है, तो हमारे पूर्वज, हमारे पुरखों ने
सिद्धू कानून के द्वारा ये विद्रोह, ये हुल क्यों किया गया, ये जानना, ये समझना जरूरी। हम लोग जिस महापुरुष का हम लोग आज हुल दिवस मना रहे हैं, हम लोग ऐसा केवल मनाने का ही कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम लोग उस हुल को हम लोग आगे बढ़ाने का भी काम लगातार हम लोग कर रहे हैं। आज जो वर्तमान में जो हम लोग हुल कर रहे हैं, जो क्रांति कर रहे हैं, ये वही क्रांति है, जो वही हुल है जो पूर्व में हमारे पुरखों के द्वारा किया गया। तो ये जो हुल है, ये क्रांति है, ये हर राज्य में हमारे पूर्वजों ने, हमारे पुरखों ने दुश्मनों के साथ में संघर्ष किया, हुल किया, क्रांति किया, विद्रोह किया। ये हर राज्य में हमको दिखाई देता है, या दक्षिण इंडिया की बात हो, या नॉर्थ इंडिया की बात हो, या ईस्ट इंडिया की बात हो, या वेस्ट इंडिया की बात हो, देश के चारों कोने में, हर राज्य में हमारे पूर्वजों के द्वारा ये हुल किया गया। और क्यों किया गया? क्योंकि हुल क्यों किया जाता है? जब उसके ऊपर अन्याय होता है, किसी भी कम्युनिटी के ऊपर जब अन्याय अत्याचार होता है, तो जो न्याय मांगने की जो सैद्धांतिक प्रक्रिया होती है, जो राष्ट्रीय सैद्धांतिक होते हैं, वो राष्ट्रीय अगर बंद हो जाती है न्याय मांगने का, तो अंतिमतः उसके सामने जो ऑल्टरनेटिव होता है कि उसको अपना न्याय मांगने के लिए खुद को उसको स्टैब्लिश होना पड़ता है, विद्रोह करना पड़ता है, जिसको हुल के तौर पर जाना जाता है। इसका मतलब है कि अन्याय अगर हुआ तो कोई है जो हमारे पूर्वजों के ऊपर अन्याय किया। जैसे अभी मैंने आपको एक शब्द और प्रयोग किया गया यहां पर, जोहार। एक जोहार शब्द मैंने प्रयोग किया, तो आज के जो हमारे जो इंटेलेक्चुअल सोसाइटी में है, खास करके शेड्यूल ट्राइब में जो हमारे इंटेलेक्चुअल लोग हैं, वो लोग भी सिंपली इस शब्द को प्रयोग करते हैं अभिवादन के तौर पर, मगर इसका सटीक शाब्दिक अर्थ क्या है वो हमारे पढ़े लिखे लोगों को भी इसका बारे में जानकारी नहीं है। क्योंकि सिंपली वो बोलते जोहार, एक दूसरों को मिला अभिवादन बोल दिए जोहार, मगर इसका जो शब्द, जो वास्तविक जो शब्द इसका मीनिंग निकलता है, इसको अगर संविभाजित किया जाए, जो जोड़ हार, जो प्लस हार इसका जो हार, इसका मीनिंग निकलता है संविभाजित के द्वारा कि जो हारे हुए लोग हैं, जो हारे हुए लोग हैं, कौन लोग हारे हुए लोग हैं? तो हमारे पूर्वज हारे हुए लोग हैं। इसीलिए जब आपस में दूसरे से मिलते हैं तो अभिवादन के तौर पर बोलते हैं जोहार, ताकि हमको ये याद रहे कि हम हारे हुए लोग हैं। दूसरा, अगर हम लोग हारे हुए लोग हैं, इसका मतलब है लड़ाई हुई थी, हुल हुआ था, विद्रोह हुई थी, तभी तो हम हारे हुए हैं। तो अगर लड़ाई हुई, हुल हुई, तो किसके विरोध में हुई और क्यों हुआ, इसका कारण क्या है, ये जानना, ये समझना जरूरी है। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, जो कौम अपना इतिहास को नहीं जानती वो अपना भविष्य निर्माण नहीं कर सकती।
ये बहुत फंडामेंटल बात है। ये हम लोग वर्तमान अपने समाज का भविष्य निर्माण करना चाहते हैं तो हमारे समाज के पूर्व के इतिहास को हमको जानना है कि एक तो लड़ाई हुई और हम हारे में भी है। तो लड़ाई हुई तो किससे लड़ाई हुई? कौन थे वो लोग जो हमारे पूर्वजों के ऊपर अन्याय अत्याचार किया? इस वजह से हमारे पूर्वजों को भूल के तौर पर उसको विद्रोह करना पड़ गया। कौन थे वो लोग? ये जानना नहीं। साथियों, जैसा वर्तमान में भारत सरकार के द्वारा जो इतिहास पढ़ाई जा रही है कि इस देश के अंदर में सबसे पहला विद्रोह यानी भूल क्रांति 1857 को मंगल पांडे के द्वारा किया गया, ऐसा इतिहास बताया गया। 1857 वो भी एक क्रांति थी, वो भी एक भूल था। मगर उससे पूर्व, उससे पहले हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने 1855 को भूल किया, यानी उससे 2 साल पहले। तो क्यों किया? अन्याय अत्याचार के विरोध में किया। अंग्रेज बाद जिम्मेदार है, उससे पहले तो इस देश के अंदर जो वर्ण व्यवस्था में जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य है, ये हमारे समाज के साथ उसका अटैचमेंट था, नजदीक था। अंग्रेज दूर, जो आप जंगल में निवास करते थे, अंग्रेज जंगल में आ नहीं सकता था, इसलिए अंग्रेज और हमारे बीच में, हमारे पुरखों का अंग्रेजों के बीच में एक बहुत बड़ा गैप था। ये गैप के बीच में था ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य। ये ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य मेडिकल का काम कर रहा था अंग्रेज और हमारे बीच में। तो वो जो जमीन के ऊपर जो लगान लगाया, जिसको हम लोग शाब्दिक देसी भाषा में बोलते हैं, मलगुजारी बोलते हैं, ये जो लगान लगाया अंग्रेजों के द्वारा, ये मलगुजारी का जो टैक्स हम लोग अदा करते थे, ये अंग्रेज डायरेक्ट कलेक्ट नहीं करते थे, ये ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य के द्वारा ये कलेक्ट हुआ करता था। इस वजह से हमारे पूर्वजों ने कहा कि हम बहुत ज्यादा कर आपको दे रहे, लगान दे रहे हैं, हमें कृपया माफ किया जाए। क्योंकि अंग्रेज की एक अपनी, उसकी एक अपनी भाषा थी, हमारे पूर्वजों की एक अपनी भाषा थी। तो भाषा का समझ में एक दूसरे को नहीं आ रहा था, इस वजह से भी एक समस्या पैदा हुई। और इसका फायदा, भाषा का फायदा, जो बीच में मिडिल में जो सेंटर में जो मेडिकल का जो काम कर रहा था ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ये लोगों ने अपने स्वार्थ के, अपने फायदे के लिए एक बहुत बड़ा इश्यू बनाया, एक बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया अंग्रेज और हमारे पुरखों के बीच में। परिणाम था अन्याय अत्याचार जो हमारे नजदीक थे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इसके द्वारा हो रहा था, जिसको उस समय जो कार्ल मार्क्स एक किताब लिखा है, उस किताब में भी उसने हिस्ट्री का जिक्र किया है। उसने लिखा कि जो सेठ साहूकार लोग थे, ये लोग ब्याज पर जो पैसा देते थे आदिवासी लोगों का, वो ब्याज उस समय हमारे पुरखे लोग शिक्षित नहीं थे, पढ़े लिखे लोग नहीं होने की वजह से वो दीवार में वो ऐसा लकीर खींचते थे। अपने जानकारी के लिए, अपने हिसाब रखने के लिए। और ये फायदा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य उसको 10 गुना 20 गुना करके वो लगान को वसूलते थे।
इस वजह से हमारे पूर्वजों पर ज़्यादा प्रेशर पड़ा और उसने अपील किया, रिक्वेस्ट किया अंग्रेजों के साथ में। अंग्रेज लोग इस बात को स्वीकार कर रहे थे, मगर इन लोगों को लगा कि अंग्रेज स्वीकार कर रहा है तो ब्राह्मण चतुर्वेश को लगा कि फिर हमारा क्या होगा, हमारा फिर क्या होगा। तो अंग्रेज ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और हमारे पुरखों के बीच में, संथालों के बीच में अब ये विद्रोह शुरू हुआ। जब ये विद्रोह शुरू हुआ, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और संथालों के बीच में जो विद्रोह शुरू हुआ, सेठ साहूकारों के बीच में ये विद्रोह शुरू हुआ, तो उन लोगों को लगा कि हम संथालों से विजय हासिल नहीं कर सकते हैं, हम जीत नहीं सकते हैं, इसीलिए भाषा की समझ अंग्रेजों को नहीं होती संथालों की। इस वजह से सेठ साहूकार लोगों ने, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य लोगों ने इसका फायदा उठाया और संथाल विद्रोह का जो आंदोलन था, जो हुल था, वो अंग्रेजों की तरफ डाइवर्ट किया। संथालों का जो भाषा था वो क्या करना चाहते थे, क्यों करना चाहते थे, कैसे करना चाहते थे, अरे अंग्रेजों के साथ में ये बात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो थे, सेठ साहूकार लोग, ये जमींदार लोगों ने अपने हिसाब से ट्रांसलेशन करके अंग्रेजी में और अंग्रेजों को ट्रांसफर करता था और अंग्रेजों को ट्रांसफर जो करता था तो अंग्रेजों को ये मैसेज देता था कि संथाल लोग आप अंग्रेजों से, वो आपके साथ में विद्रोह करना चाहते हैं, आंदोलन करना चाहते हैं। ऐसा उसने मिसगाइड करके, जो सेठ साहूकार थे, मिसगाइड करके अंग्रेजों के पास ये सूचना देता था, जबकि ये वास्तविक नहीं था। क्यों वास्तविक नहीं था? क्योंकि अंग्रेजों के पास आधुनिक हथियार है, हमारे पास में वो हथियार नहीं है, इसलिए हमको लड़ने का, अंग्रेजों के साथ में लड़ने का कोई औचित्य नहीं बनता है। हमारी लड़ाई सेठ साहूकारों से था, वो कर को लेकर के, ब्याज को लेकर के था, और इन लोगों को लगा, सेठ साहूकार को लगा कि हम संथालों से जीत नहीं सकते हैं, इसीलिए उन लोगों ने ट्रांसलेशन करके और मिसगाइड करके अंग्रेजों को कन्विंस कर दिया कि ये संथाल लोग आपके साथ विद्रोह करना चाहते हैं, और अंग्रेजों को वो कन्विंस कर लिया और लड़ाई अंग्रेज वर्सेस संथाल की विरोध हो गई। जब ये थोपा गया, अगर क्रांति थोपी गई, आंदोलन थोपा गया, तो सिद्धू कानू, जो दोनों भाई जो यंग थे, युवा थे, नौजवान थे, उन लोगों ने उस समय 1855 में, उस समय उन लोगों ने ये संथाल जो आपका जो मुर्शिदाबाद का जो एरिया है, मालदा के नीचे झारखंड से लगा हुआ मोरो लाइन का एरिया है, यहाँ तक अंग्रेज आते थे, मगर अंदर वो अंग्रेज जा नहीं पा रहे थे। तो यह उन लोगों ने, संथालों ने इस जंगल में आकर के वहां पर अंग्रेजों को घेरा, और ऐसा इतिहास बता रहा है कि वो उस समय कैसे इकट्ठा, अभी हम लोग कॉल करते हैं मोबाइल के द्वारा या फेसबुक के द्वारा या हैंडबिल के द्वारा, हम लोग प्रचार प्रसार करके इकट्ठा करते हैं, मैसेज देते हैं आंदोलन के लिए, मगर उस समय ये वो साधन नहीं था। तो उस समय क्या होता था कि एक सखुआ का पेड़ जो होता है, सखुआ का जो गाछ होता है, उसका डाल वो पूरा गांव के गांव घूमता था, तो लोगों में ये मैसेज जाता था कि हम लोगों को क्रांति के लिए, हुल के लिए इकट्ठा होना है। तो ऐसे कई 20,000 से ज्यादा गांव के लोग, संथाल लोग इकट्ठा हुए, और जब इकट्ठा हुए तो उसके पास लड़ने के अलावा, लड़ाई लड़ने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था, मगर आधुनिक हथियार अंग्रेजों के पास में था, हमारे पास में केवल एक लकड़ी था, पेड़ का डंडा था। इस वजह से लड़ाई हुई और लड़ाई में हम विफल हो गए, कई हजार आदिवासी जो उसमें मारे गए। इसीलिए कहा गया कि पहला जो विद्रोह हुआ हमारे पूर्वजों के द्वारा, पुरखों के द्वारा, वो विद्रोह है 1855 को सिद्धू कानू के द्वारा ये पहला लड़ाई लड़ी गई। जो लड़ाई उस समय लड़ी गई, वो लड़ाई हमारे पूर्वजों ने लगातार ये लड़ाई लड़ती रही अलग अलग राज्यों में। भाषा चाहे अलग अलग हो, राज्य अलग अलग हो,
जाति अलग अलग हो मगर लड़ाई एक ही था, क्योंकि दुश्मन भी एक ही था, दुश्मन भी एक ही था। और वो लड़ाई हम लोग, वो लड़ाई फिर वहां से बिरसा मुंडा, तिलका मांझी होते हुए ये लड़ाई पूरे देश में फैल गया और अलग अलग राज्यों में बहुत सी लड़ाई लड़ी गई, रीजनल लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, डिवीजन लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर लड़ाई लड़ी गई। इसका इतिहास, बहुत सारा इतिहास अभी भी दबा हुआ है, इतिहास अभी तक लिखा नहीं गया है, क्योंकि हमारे लोग उसमें लिखने का काम नहीं हो रहा था, क्योंकि हमारे पढ़े लिखे लोग नहीं थे। जो विजेता हुआ उसने इतिहास लिखा, तो अपने हिसाब से इतिहास लिखा उसने, तो इतिहास भी हमको अपने इतिहास भी लिखने का हम लोगों को काम करना होगा। बहुत सारे ऐसे क्रांति हुई देश भर के अंदर में, तो बहुत सारे जो लड़ाइयाँ लड़ी गई है अपने क्षेत्रीय लेवल पर, वो लड़ाई जो लड़ा गया इतिहास दबाया गया, वो अभी भी दबा हुआ है, उसको हम लोगों को उजागर करना होगा, उसको लेखन करना होगा, उसको राइटिंग करना होगा, और वास्तविक इतिहास हमारा है वो लिख करके राइटिंग करके हमारे समाज के लोगों को ये बताना होगा, उसको जगाना होगा, उसको समझाना होगा। क्योंकि जो वर्तमान हमारे इंटेलेक्चुअल लोग जो इतिहास जान रहे हैं, ये दुश्मनों के द्वारा लिखी हुई इतिहास को जान रहे हैं, जिससे हमारी लड़ाई हुई, उन लोगों ने इतिहास लिखा और उस इतिहास को हम पढ़ करके आए हैं, इसलिए हम ऐसा मानते हैं यही वास्तविक इतिहास है। मगर ये इतिहास जो पढ़ाया गया है दुश्मनों के द्वारा, ये 200% गलत इतिहास पढ़ाई गई है। हमारे पुरखों का जो इतिहास है वो आज भी दबा हुआ, उसको उजागर करके, उसको लेखन द्वारा, उसको लेखन करके, उसको राइटिंग करके, उसको लिखना लिख करके समाज को सामने देना हो, ताकि वास्तविक इतिहास उसको मालूम होना चाहिए। आधुनिक भारत में ज्योतिराव फुले लड़े, दाऊदी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, संत रविदास, संत कबीर, अलग अलग राज्य में, अलग अलग प्रांत में, बिहार में तिलका मांझी, जगदेव प्रसाद कुशवाहा, भोला मांझी, ऐसे बहुत सारे हमारे पुरखे लोग हैं। झारखंड में जतराम राव और दो भाई और थे वहां पर, कर्मा ऐसा नाम का कोई थे, बहुत सारे लोग थे, संथाल भी बहुत सारे लोग हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हमारे देश भर में लड़ाई लड़ी और वो लड़ाई फिर बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा लड़ाई आगे बढ़ी, फिर वो लड़ाई काशीराम जी के द्वारा आगे बढ़ाई गई। अभी वर्तमान में आदरणीय वाजपेयी साहब के नेतृत्व में वही लड़ाई हम लोग आज के तारीख में जो 1855 को जो भूल किया गया था कानून जी के द्वारा, वो आंदोलन, वो भूल वर्तमान में भी हम लोग आज भी लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि 1857 को जो विद्रोह किया गया था ब्राह्मणों के द्वारा, आज मंगल पांडे के द्वारा, उसकी लड़ाई की सफलता 1947 में मिल गया। दुश्मनों की जो लड़ाई थी अंग्रेजों के विरोध में, उसकी सफलता 1947 में मिल गया। 1957 को शुरुआत किया मंगल पांडे के द्वारा और 1947 को उसका समाप्त हो गया, उनको अपनी सफलता मिल गई। मगर ये लड़ाई 1855 से शुरू किया गया सिविल कानून के द्वारा, ये लड़ाई आज भी हम जारी है, आज भी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। साथियों, लड़ाई अन्याय अत्याचार के विरुद्ध में, अपमान का विरुद्ध में है। इसीलिए ये हम लोग आज की तारीख में ये हूल दिवस हम लोग मना रहे हैं। और हूल दिवस पर हमारा मनाना हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है, कोई पर्पज नहीं है, कोई मकसद नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है। हम इसलिए मनाते हैं हूल दिवस ताकि हम आज के दिन, आज के तारीख में हम लोग अपने पुरखों से सिंधु कानून के जो लड़ाई लड़ी प्राचीन काल में, उस लड़ाई को आज हम प्रेरणा ले रहे हैं कि जो लड़ाई आपने उस समय लड़ी थी वो लड़ाई हम आज लड़ेंगे। ऐसा आज के दिन हम प्रेरणा लेते हैं और अपने आप को कमिटमेंट करते हैं कि ये लड़ाई हम आगे भी, जब तक सफलता नहीं मिलती है तब तक ये लड़ाई हम लगातार मैदान में लड़ाई लड़ेंगे। और ये लड़ाई की तैयारी है, केवल हूल दिवस मनाने की हमारा कोई इच्छा नहीं है, हमारा कोई मकसद नहीं है। मकसद है
जो लड़ाई हमारे पूर्वजों द्वारा लड़ी गई वो लड़ाई आज भी जारी है। सफलता नहीं मिली, जब तक सफलता नहीं मिलेगी लड़ाई जारी रहेगी। मैं इस मौके पर इतना ही बात मैं कहना चाहता हूँ। आप लोग मेरी बात ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय मुरलीवास, जय जोहार। উদ্ঘাটক মহাশয়কে অনেক অনেক ধন্যবাদ। তিনি তার মূল্যবান বক্তব্য রাখলেন। এরপরে আমাদের অনেক বক্তারা রয়েছেন। তো এই সময় আমি আমাদের যে প্রধান অতিথি রয়েছেন মাননীয় ইঞ্জিনিয়ার গৌতম বেতকর মহাশয়, ভারতীয় যুবা মোর্চার স্টেট প্রেসিডেন্ট, ওনাকে তার মূল্যবান বক্তব্য রাখার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। স্যার, আপনি আপনার মূল্যবান বক্তব্য রাখবেন। ধন্যবাদ সঞ্চালিকা মহোদয়। আজকের বামসেট ভবনে, কলকাতা বামসেট ভবনে যে হুল মহার আমরা অনুষ্ঠান চলছে, সেখানে উপস্থিত রয়েছেন মান্যবর রামলগন আম্বেদকর মহাশয়, যিনি বামসেটের রাজ্য প্রভারী রয়েছেন, ওনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তার সাথে সাথে উপস্থিত রয়েছেন মান্যবর বিজয় প্রতাপ ভারতীজি, যিনি ভারতীয় বিদ্যার্থী মোর্চা, যুব মোর্চা, বেরোজগার মোর্চার অ্যাডাপশন ইনচার্জ রয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের, ওনাকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এবং তার সাথে সাথে আজকের এই যে প্রোগ্রামে যারা উপস্থিত রয়েছেন সকলকে মূল্যবাসী অভিনন্দন। এবং সর্বোপরি আজকের যে হুলের মহান নেতা সিধু কানু, চাঁদ ভৈরব, তাদেরকে নমন জানাচ্ছি। এবং আজকের যে স্মরণ সভা অর্থাৎ হুল মহা, যে 30শে জুন 1855 সালে সিধু কানু, চাঁদ ভৈরবের নেতৃত্বে হয়েছিল, সেই দিনকে অর্থাৎ 30শে জুনকে আজকে আমরা প্রেরণার দিন হিসাবে নিয়ে এখানে উপস্থিত হয়েছি। তো সাথী মূল্যবাসী, আজকের এই যে হুল দিবস, এই হুল দিবসের প্রেক্ষাপট কী ছিল এবং সিধু কানু, চাঁদ ভৈরব যে মূল্যবাসী বহুজন সমাজের যারা মহান নেতা ছিলেন, তারা কেনই বা হুল করতে গেলেন, অর্থাৎ বিদ্রোহ কেন করতে গেলেন, এটা আমাদেরকে জানা এবং বোঝার দরকার হচ্ছে। তো সাথী মূল্যবাসী, আপনারা শুনেছেন বা নানা রকম ইতিহাস থেকে আপনারা জেনেছেন যে ইংরেজ যে ইস্ট ইন্ডিয়ান কোম্পানি এবং কি তার সাথে সাথে ব্রাহ্মণ্যবাদী মানসিকতার যারা জোরদার জমিদার ছিল, তাদের যে অত্যাচার, এই অত্যাচারের ফলে আমাদের আদিবাসী সমাজ বলুন, মূল্যবাসী বহুজন সমাজে বলুন, তারা যে অত্যাচারিত হয়েছে এবং এই অত্যাচারের যে সীমা, অর্থাৎ এই অত্যাচার তো চলেই আসছিল, তার সাথে সাথে যখন ইস্ট ইন্ডিয়ান কোম্পানি ভারতবর্ষে আসে, তাদের নাম নিয়ে এই যে ব্রাহ্মণ্যবাদী যে জমিদার যোদ্ধার যারা ছিল, তারা কি করেছিল, তাদের যে অত্যাচারের মাত্রা সেটা দ্বিগুণ করেছিল। আপনারা জানেন যে ভারতবর্ষে যখন মুঘল রাজ চলছিল, তখন পর্যন্ত কি না আদিবাসীরা তাদের নিজস্ব যে জাতিসত্তা এবং পরম্পরাগুলোকে বজায় রাখার জন্য তারা জঙ্গলে চলে গেছে। কিন্তু যখন ইস্ট ইন্ডিয়ান কোম্পানি ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন এবং কি তাদের বলে আমাদের যে ব্রাহ্মণ্যবাদী যোদ্ধার জমিদাররা ছিলেন, তারা তাদের বলে বলিয়ান হয়ে তাদের যে জাতিসত্তা, পরম্পরার উপরে কুঠারাঘাত করতে থাকে। আর যার ফলে আমাদের মূল্যবাসী বহুজন সমাজের লোক অতিষ্ঠ হয়ে পড়ে এবং তখনই
আমাদের মহান নেতা অর্থাৎ সিধু কানু চাঁদ ভৈরবের আবির্ভাব হয় এবং উনাদের যে নেতৃত্বে অর্থাৎ উনাদের যে মানসিকতা ছিল এবং উনাদের যে রণনীতি ছিল, এই যে পুরো সমাজ ব্যবস্থা এবং যেভাবে অত্যাচার করে আসছিল সেইগুলোর থেকে মুক্ত করার জন্য যে দৃঢ় মানসিকতার দরকার ছিল, সেই দৃঢ় মানসিকতা আমাদের লোকরা খুঁজে পান চাঁদ ভৈরব সিধু কানুর মধ্যে। তাই চাঁদ ভৈরব সিধু কানুর নেতৃত্বে পুরা বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা জুড়ে যারা ইংরেজ এবং যোদ্ধার জমিদারদের প্রতি অন্যায় অত্যাচার সহ্য করছিলেন তারা একত্রিত হয়ে এই আন্দোলনকে সংগঠিত করেছিল। কিন্তু আজকে দুর্ভাগ্যের বিষয় যে ব্রাহ্মণ্যবাদী ঐতিহাসিকগণ যাদের প্রথম থেকেই মেন্টালিটি এরকম থাকে যে একটা আমাদের যারা নেতা, আমাদের যারা নেতৃত্ব দেন তাদেরকে একটা সমাজে একটা ছোট জায়গায় সীমাবদ্ধ রাখে। তার জন্য আজকে এই সাঁওতাল বিদ্রোহ বলে এই বিদ্রোহকে ছোট করা হয়েছে। কারণ আপনারা জানেন যে 1857 সালে যে সিপাহী বিদ্রোহ হয়েছে সেই বিদ্রোহটাকে যাতে বড় করে ওরা দেখাতে পারে তার জন্য কি না, চাঁদ ভৈরব সিধু কানুর যে আন্দোলন সেটাকে ছোট করার জন্য তারা সাঁওতাল সমাজের মধ্যে নিয়ে আসে। কিন্তু আপনারা জানেন যে চাঁদ ভৈরব সিধু কানুর যে নেতৃত্বে যে আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল এবং এই আন্দোলন যখন ভগ্নাডিপ থেকে শুরু হয়ে যখন কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা হয় মার্চ, তখন সেখানে কি হয়েছিল না হাজার হাজার লোক সেই মিছিলে একত্রিত হয়েছে এবং সেখানে শুধুমাত্র যে সাঁওতাল আদিবাসী সমাজের লোক ছিল এরকম নয়, সেখানে আমাদের এসটি, এসসি, ওবিসি, মাইনরিটি মানুষের সবারই পার্টিসিপেট ছিল এবং সিধু কানুর নেতৃত্ব তারা মেনে তারা আজকে সেই সময়ে তারা সিধু কানু, মহান নেতা সিধু কানু চাঁদ ভৈরবের নেতৃত্বে এই আন্দোলনে সামিল হয়েছিল। কিন্তু এই আন্দোলনকে ছোট করার জন্য ব্রাহ্মণ্যবাদী যে ঐতিহাসিকগণ রয়েছেন তারা সাঁওতাল আদিবাসীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার জন্য এটা করেছে। এটা আমাদেরকে বুঝতে হবে, কারণ আমাদের যেমন আজকে আদিবাসী সমাজের যারা ইন্টালেকচুয়াল লোক রয়েছেন, বুদ্ধিজীবী লোক রয়েছেন, তাদেরকেও বোঝার দরকার রয়েছে। কারণ অনেকেই দেখেছি যে আমাদের এই আন্দোলনকে তারা নিজেদের মধ্যে অর্থাৎ আমাদের এই আন্দোলন ছিল এরকম আমরা শুনতে পাই, কিন্তু বাস্তবে এটা নয়। বাস্তবে যেটা দেখা যাচ্ছে, ইতিহাস যেটা বলছে, সেখানে আমাদের এসসি, এসটি, ওবিসি, মাইনরিটি, মূল্যবাসী সমাজে সব লোকেরই পার্টিসিপেট ছিল এবং আবার এখানে ইতিহাস বিকৃত করছে যে এই আন্দোলন শুধুমাত্র ইংরেজদের বিরুদ্ধে ছিল, কিন্তু এখানে শুধুমাত্র ইংরেজদের বিরুদ্ধে আন্দোলন ছিল না। মূল যে আন্দোলনটা ছিল সেটা ছিল কি ব্রাহ্মণ্যবাদী মানসিকতার যারা যোদ্ধার জমিদার রয়েছিল তাদের পক্ষে, এবং সেইটাকেই ইংরেজদেরকে জানানোর জন্য মহান নেতা সিধু কানুর নেতৃত্বে মুভমেন্ট শুরু হয়েছিল। যদি এই আন্দোলন শুধুমাত্র ইংরেজদের বিরুদ্ধেই ছিল তাহলে ইংরেজরা যখন ব্রিটিশ রাজ ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠা হয় তখন ইংরেজরা বুঝতে পারেন যে এই যে সমাজের মূল্যবাসী সমাজের যারা লোক রয়েছেন, আদিবাসী সমাজের যারা লোক রয়েছেন, তাদের কি চাহিদা আছে এবং কিসের জন্য তারা আন্দোলন করতে চাইছে, তখন যখন বুঝতে পারেন ইংরেজরা, তার ফলেই এই সিধু কানু চাঁদ ভৈরবের যে আন্দোলন, সেই আন্দোলনের ফসল হিসাবে তারা আমাদেরকে এসপিটি, সিএনটি যে অ্যাক্ট সেগুলো প্রদান করেছেন। যদি এই আন্দোলন শুধুমাত্র ইংরেজদের বিরুদ্ধে ছিল তাহলে তাদেরকে এই যে স্পেশাল যে আইনগুলো, সেই আইনগুলো তারা বানাতো না। ওই জন্যে আমরা বলতে পারি যে যেটা একটু আগে রামলগন স্যার বলে গেছেন যে ইংরেজ এবং আমাদের অর্থাৎ আদিবাসী সমাজের মধ্যে যে গ্যাপটা ছিল, এই গ্যাপে কিছুটা মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়েছিল, ভাষার দিক থেকেও হয়েছিল, এবং কি যোদ্ধার জমিদার যে ব্রাহ্মণ্যবাদী যে যোদ্ধার জমিদাররা ছিল তাদের যে ষড়যন্ত্র ছিল, সেই জন্যই কি হয়েছিল না ইংরেজ এবং আমাদের আদিবাসীদের মধ্যে একটা মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়েছিল। সেটা পরিষ্কার হয় কারণ এই যে সাঁওতাল পরগনা অ্যাক্ট এবং ছোটনাগপুর যে টেন্ডেন্সিয়াল অ্যাক্ট,
এইগুলো থেকে আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারা যায়। তো সাথী মূল্যবাসী, আজকের দিনে এখনো যে মহান নেতা সিধু কানুর যে হুল দিবস, সেই হুল দিবসকে বিকৃতি করতে চলেছে এখনো পর্যন্ত ব্রাহ্মণ্যবাদী শাসক গোষ্ঠী। আজকে আপনারা দেখবেন যে হুল দিবস, হুল মাহাকে তারা উৎসব আকারে পালন করতে চাইছে এবং কি এই হুল উৎসব, হুল দিবস, এইটা নিয়ে আমাদের যে সংগঠন রয়েছে মূল্যবাসী বহুজন সমাজের যে সংগঠনগুলো রয়েছে, আমরা এটা জোরদার প্রতিবাদ করেছি যে হুল একটা মহান দিন, এটা উৎসব নয়। কিন্তু তার সত্ত্বেও আজকের দিনে 2021 সালেও এই যে ব্রাহ্মণ্যবাদী শাসক গোষ্ঠী রয়েছে, তারা আমাদের সমাজকে বিপথে পরিচালনা করার জন্য তারা আজকেও হুল পরব, হুল উৎসব মানাচ্ছে। তো আমাদের যারা বুদ্ধিজীবী বর্গ রয়েছে এবং মূল্যবাসী বহুজন সমাজের প্রতিটি লোককে আজকে বোঝার দরকার রয়েছে যে তারা আজকে এটাকে কিভাবে অপমান করছে এবং সেইটা জোরদার প্রতিবাদ যদি আমরা না করতে পারি, তাহলে যে সিধু কানুর যে ভুল, অর্থাৎ মানুষকে জাগরণ করার জন্য যে আন্দোলন মুভমেন্ট চালিয়েছিলেন, হক অধিকারের জন্য যে আন্দোলন মুভমেন্ট চালিয়েছিলেন, সেটাকে ব্যর্থ বলে আমরা মনে করি। কারণ যদি আমরা একটা ছোট্ট জিনিস অর্থাৎ হুল দিবসকে হুল উৎসব বলে চালনা করছে ব্রাহ্মণ্যবাদী শাসক গোষ্ঠী, সেইটার যদি প্রতিবাদ না করতে পারি, তাহলে আমাদেরকে হুল দিবস মানানোর কোনো প্রয়োজনীয়তাই আমি মনে করি। কারণ যে আমাদের যারা পূজনীয় ব্যক্তি ছিলেন, আমাদের যারা পথপ্রদর্শক ছিলেন, তাদের পথে আমরা পরিচালিত হয়ে যদি সামান্য এইটুকু প্রতিবাদ যদি আমরা না করতে পারি, অর্থাৎ যে হুল দিবসকে হুল উৎসব মানাচ্ছে, সেটার যদি আমরা জোরদার প্রতিবাদ না করতে পারি, তাহলে আমাদের সমাজে এটার থেকে বেশি লজ্জার কিছু হতে পারে না। তাই সাথী মূল্যবাসী, আমরা আজকের দিনে অর্থাৎ 30শে জুন যে হুল মাহার থেকে আমরা শপথ নেব এবং কি গ্রামে গ্রামে যে পাড়ায় পাড়ায় মহল্লায় মহল্লায় যে পরে হুল দিবসের যে গুরুত্ব এবং এইটাকে ব্রাহ্মণ্যবাদী শাসক গোষ্ঠী যেভাবে বিকৃতি করে তুলেছে, এইগুলোর পর্দাফাশ আমাদেরকে করতে হবে। তো সাথী মূল্যবাসী, আমি আর বিশেষ কিছু না বলে এই বলে অর্থাৎ এই যে ব্রাহ্মণ্যবাদী শাসক গোষ্ঠীর যে চক্রান্ত চলছে, সেই চক্রান্তর পর্দাফাশ করার জন্য আমরা সমস্ত মূল্যবাসী বহুজন সমাজের মানুষ একাট্টা হয়ে এটা পুরো প্রতিবাদ করব এবং আমাদের যারা মহান নেতা ছিলেন, মান্যবর মহান নেতা সিধু কানু, চাঁদ ভৈরব, তাদেরকে প্রকৃত শ্রদ্ধা জানানোর জন্য আমাদের মূল্যবাসী সমাজকে জাগৃতি করে তুলতে হবে এবং ব্রাহ্মণ্যবাদীর যে শাসক গোষ্ঠী রয়েছে তাদের যে ষড়যন্ত্র, সেই ষড়যন্ত্রের পর্দাফাশ করতে হবে। এই বলেই আমার ছোট্ট বক্তব্য আমি এখানে শেষ করছি। জয় ভীম, জয় ভারত, জয় মূল্যবাসী, জয় জোহার। ধন্যবাদ। এবং এরপরে ডেকে নিচ্ছি আমাদের বিশেষ অতিথি মানবর রঘুনাথ দাস, বহুজন যুক্ত, ওনাকে মঞ্চে আসার জন্য এবং তার মূল্যবান বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান জানাই। স্যার, আপনি মঞ্চে চলে আসুন এবং আপনার মূল্যবান বক্তব্য রাখুন। আজ 30শে জুন বুধবার 2021 সারা দেশব্যাপী জুড়েই এই হুল দিবসের অভিযান চলছে এবং মঞ্চে উপস্থিত বিজয় প্রতাপ ভারতী সাহেব, অ্যাডপশন ইনচার্জ বিদ্যার্থী মোর্চা ইন্ডিয়ান রিসার্চ স্কলার পশ্চিমবঙ্গ, এবং উপস্থিত রয়েছেন আমাদের স্টেট ইনচার্জ রামলোগন আম্বেদকর সাহেব, বামসের ওয়েস্ট বেঙ্গল, এবং সঞ্চালিকা মহোদয়কে আমার আন্তরিক অভিনন্দন। আজ যে 30শে জুন এই যে হুল দিবস, এই হুল দিবসটা একটা আমাদের প্রেরণা নেওয়া হয় বা প্রেরণা পেয়েছি আমরা এই ক্রান্তি যে একটা ভারতবর্ষের বুকে যে
যে এই বর্তমান যে ব্যবস্থা, যারা আমাদেরকে 85% মূল্যবাসী বহুজন সমাজকে গোলাম বানিয়ে রেখেছে, এই গোলামির বিরুদ্ধে এই আন্দোলন 1855 সালে আমরা যদি দেখি ইতিহাস অধ্যয়ন করে, তো সেইখানেই আমরা বুঝতে পারি সেই আন্দোলনকে অধ্যয়ন করার পর এবং বিশ্লেষণ করার পরে যে আন্দোলনটা আজকে যে আন্দোলন, এই আজকে যারা আমাদেরকে গোলামি বানিয়ে রেখেছে তারা সেই আন্দোলন এই 3.5% মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে ওই সময়ে আন্দোলন চলেছিল। তো যে আন্দোলনটা চলেছিল এবং সেই আন্দোলনের ফলে ইঞ্জিনিয়ার গৌতম ক্ষেত্রপাল বাবু বললেন এবং আমাদের স্টেট ইনচার্জ রামলগন সাহেবও বললেন, তো যে আন্দোলনটা চলেছিল এবং সেই আন্দোলনে আমাদের শুধু আদিবাসীদের লোক ছিল না বা সাঁওতালরাই ছিল না, সেইখানে আমাদের সমস্ত এসসি এসটি ওবিসি মাইনরিটি লোকরাও অংশগ্রহণ করেছিল। কারণ তারা কেন অংশগ্রহণ করেছিল, যেমন এসসি লোকরা, এসসি সমাজের মানুষরা যেমন যদি দেখা যায় তারা যেমন এই 3.5% মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে শোষিত হচ্ছে, মৌলবাদীদের কাছে বঞ্চিত হচ্ছে, অত্যাচারিত হচ্ছে, সেই রকম এসসিরাও তাদের কাছে শোষিত হচ্ছে, বঞ্চিত হচ্ছে, অত্যাচারিত হচ্ছে। ওবিসিরাও যদি দেখা যায় শোষিত হচ্ছে, বঞ্চিত হচ্ছে, এখানে তামাম যারা লোক এবং মাইনরিটিরাও শোষণ হচ্ছে। তো যদি দেখা যায় ভারতবর্ষের ইতিহাসে 85% মূল্যবাসী বহুজন সমাজকে এই শোষক শ্রেণী তাদেরকে অত্যাচারিত এবং বঞ্চিত করছে। সেই জায়গা থেকে যে 1855 সালে যে হুল দিবস যে আন্দোলন বা ক্রান্তি যে চলছিল, সেইখানে সেই জায়গা থেকে এই শোষণ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য সেই আন্দোলনে ঝাঁকে ঝাঁকে আমাদের সমস্ত সম্প্রদায়ের লোক অংশগ্রহণ করেছিল। তো যদি দেখা যায় সেই আন্দোলনের ফলে শুধু সেই আন্দোলনই নয়, তারপরে অনেকেই আন্দোলন চালিয়েছে আমাদের তামাম মূল্যবাসী বহুজন সমাজের বা আদিবাসীদেরই যেতে দেখা যায় দ্বন্দ্বকারণে চলেছে। ছত্তিশগড়ে কোন জাতির লোকরা চালিয়েছে, চোল বিদ্রোহ করেছে, মুন্ডা বিদ্রোহ হয়েছে। এই তামাম বিদ্রোহের ফলে বাবা সাহেব ডক্টর আম্বেদকরের দ্বারা সংবিধানের যে তামাম অধিকার আমাদেরকে আজ সবুজ করে গিয়েছে, এবং এই আন্দোলনের ফলে যে আমাদের সমাজে আজকে যদি দেখা যায় এসসি সমাজেই বলুন বা এসটি সমাজেই বলুন, যে আন্দোলনের ফলে যে ক্রিম বর্গ, বুদ্ধিজীবী বর্গ যে নির্মাণ হয়েছে, সেই বর্গ কিন্তু সেই আন্দোলনকে পর্যাপ্ত আধারে নিয়ে যাওয়া বা চালিয়ে নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন ছিল, কিন্তু সেটা কিন্তু আমাদের সমাজে যদি দেখা যায় সেই হারে আমাদের শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী লোকরা সমাজের সঙ্গে কিন্তু কানেক্ট নেই, ডিসকানেকশন হয়ে গেছে। এবং যে অধিকার আমাদেরকে দিয়ে গেছে আমাদের মহাপুরুষের আন্দোলনের ফলে, সেই অধিকারটাকেও কিন্তু আজ যদি দেখা যায় আমরা পর্যাপ্ত আধারে কিন্তু সেই অধিকারটাও আমরা পরিপূরকভাবে পাচ্ছি না। কেন পাচ্ছি না? কারণ যে আমাদের মহাপুরুষের আন্দোলনটা ছিল, কানু সিধু হোক, বিরসা মুন্ডা হোক, বাবা সাহেব আম্বেদকর, এই যে হুল মাহারের যে আন্দোলন, তো সেই আদিবাসীদের মধ্যেও যদি দেখা যায় এখন, তো সেই আন্দোলনটা কিন্তু আদিবাসীদের মধ্যেও এখন নেই। কারণ তারা যে বুদ্ধিজীবী বর্গ নির্মাণ হয়েছে আমাদের আন্দোলনের ফলে, সেই বুদ্ধিজীবী বর্গ সমাজ থেকে ডিসকানেক্টেড হয়ে যায়। এবং সেই জায়গা থেকে আমাদের শিক্ষা নেওয়া দরকার যে আন্দোলন যদি প্রতিনিয়ত যদি চালিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়, তাহলে কিন্তু আমরা যে অধিকার আজকে আমরা মহাপুরুষের আন্দোলনের ফলে পেয়েছি, সেই অধিকার ওর একদম রাখা যাচ্ছে না। তার জন্য আমাদের সমাজের প্রতি দিনরাত প্রতিনিয়ত অত্যাচার হচ্ছে, অন্যায় হচ্ছে, আমাদেরকে আতঙ্কবাদী বলে আমাদের জল জঙ্গল জমি থেকে উচ্ছেদ করছে, এবং আমাদের যে সাংবিধানিক কানুন, সেই কানুনও পর্যাপ্ত আধারে তারা লাগু করছে না। 5-6 অনুসূচি দ্বারা আজকে আদিবাসীদেরকে বিস্থাপন করছে,
জল জঙ্গল জমি থেকে তাদেরকে হাঁটিয়েছে এবং এই বর্তমান মনুবাদী সরকার উদ্যোগপতি দিকে থেকে সেই জঙ্গল থেকে বিস্থাপন করে তাদেরকে যে জঙ্গলের প্রচুর পরিমাণে যে খনিজ সম্পদ তাদেরকে বিক্রি করে দিচ্ছে এবং আমাদের যে আদিবাসী তাদেরকে নিশ্চয় অসহায় করছে এবং তারা যখন এর প্রতিবাদ করছে তাদেরকে আতঙ্কবাদী সন্ত্রাসবাদী বলে তাদেরকে এনকাউন্টার করছে, গুলি করে হত্যা করছে এবং গ্রাম টু গ্রাম থেকেও তাদেরকে উচ্ছেদ করছে, সেই জমিকে দখল করে উদ্যোগপতি দিকে দিচ্ছে। তো যদি দেখা যায় আমাদের সেই মহাপুরুষের আন্দোলন যদি আজকে আমরা যদি সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে একত্রিত হয়ে যদি না চালাই, তাহলে কিন্তু আমরা যদি আলাদা আলাদাভাবে যদি চালাতে চাই, যদি আমরা আদিবাসী বলি 7.5% আছে ভারতে, 7.5% লোক যদি আলাদাভাবে আন্দোলন চালায় তো সম্ভব নয় এই লড়াইয়ে জিতা। শিডিউল কাস্টরা যদি বলে আলাদাভাবে আন্দোলন চালায় সেটা সম্ভব নয়। ওবিসিরা যদি বলে আলাদাভাবে যদি আন্দোলন চালাবো সেটা সম্ভব নয়। তো সকলে আমরা একত্রিত হয়ে যদি আন্দোলন চালাই, যেহেতু সকলেই আমরা এই 3.5% মনুবাদীদের কাছে আমরা শোষিত হচ্ছি, বঞ্চিত হচ্ছি, সেই জায়গা থেকে আমরা যদি সকলে একত্রিত হয়ে আমরা যদি আন্দোলন না করি তাহলে কিন্তু এই সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। এই আন্দোলন ভারতবর্ষের বুকে চালিয়েছিল বাবা সাহেব আম্বেদকর, চালিয়েছে জ্যোতিরাও ফুলে শুরু করেছিল 1848-এ, যেমন বিরসা মুন্ডা কানু সিধু চালিয়েছিল, বাবা সাহেব চালিয়েছে, কাশিরাম সাহেব চালিয়েছে, তো বর্তমানে ওয়ামান মেসরাম সাহেবের নেতৃত্বে রাষ্ট্রব্যাপী আন্দোলনের তৈরি চলছে। তো আজকে যদি আমরা দেখি ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে যে আমাদের মূল্যবাসী মহাপুরুষের যে আন্দোলন ছিল, মূল্যবাসী বহুজন সমাজের যে মহাপুরুষের আন্দোলন ছিল, সেই আন্দোলনকে যদি দেখা যায় পর্যাপ্ত আধারে, তো ভারতবর্ষের বুকে পুনর্জীবিত এই আন্দোলনকে এখন বর্তমানে যদি দেখি আমরা, তো মূল্যবাসী না হোক ওয়ামান মেসরাম সাহেবের নেতৃত্বে সেই মহাপুরুষের আন্দোলনকে পুনর্জীবিত করছে এবং এই আন্দোলনকে পুনর্জীবিত করে যে মহাপুরুষের যে অধুরা কাজ, অসম্পূর্ণ কাজ যেটা ছিল, সেই কাজকে সম্পূর্ণ করা মকসদ উদ্দেশ্য নিয়ে চলছি এবং আমরা এই আন্দোলনকে মহাপুরুষের অসম্পূর্ণ কাজকে সম্পূর্ণ করার জন্যই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ এবং যতদিন বেঁচে থাকবো ততদিন এই সম্পূর্ণ করার জন্য আমরা এই আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাব। এই বলে আমি আমার কথা আমি সমাপ্ত করলাম। জয় মন্দিরবাসী, জয় জোহার। আপনারা আমার কথা ধ্যান দিয়ে শুনলেন, এর জন্য আদাব, ধন্যবাদ। মাননীয় গোপীনাথ দাস মহাশয়কে অনেক অনেক ধন্যবাদ, তিনি তার মূল্যবান বক্তব্য রাখলেন। এখন বক্তব্য রাখার জন্য মাননীয় আইনমন্ত্রী বেবি ম্যাডাম মহাশয়কে মঞ্চে ডেকে নিচ্ছি, তিনি তার মূল্যবান বক্তব্য রাখবেন। ম্যাডাম প্লিজ আপনি আপনার মূল্যবান বক্তব্য রাখবেন। জয় মূল্যবাসী, জয় জোহার। আমার আজকে 30শে জুন 2021 সালে আজকে আমাদের হুল দিবস পালন করা হচ্ছে। এই হুল দিবস পালন হচ্ছে আমাদের মহাপুরুষকে স্মরণ করে। এই হুল দিবস আমাদের এখানে আজকে 30শে জুন সিধু কানু এই হুল দিবস যে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, সে আজকে ভারতবাসীকে জানানো দরকার যে হুল জিনিসটা কী। তাহলে আমি প্রথমে আমাদের মহাপুরুষগুলোকে স্মরণ করে তাদের আমি নমন করি এবং এখানে আমাদের যে বক্তাগণ আছেন বা আমাদের স্টেট ইনচার্জ আমাদের রামনগর সাহেব এবং আমাদের বিজয় স্যার, সেই আমাদের যুব মোর্চার প্রেসিডেন্ট, তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে এবং স্বর্ণলতা বেসরাকে আমি আমার ধন্যবাদ জানিয়ে এই প্রোগ্রাম বক্তা দিচ্ছি। তাহলে 30শে জুন আমাদের যে 1855 সালে যে হুল দিবস হয়েছিল, সে কিসের জন্য হয়েছিল, কী কারণে হয়েছিল? হুল দিবসটাকে আজকে বর্তমানে আমরা সবাই পরব বা উৎসব বলে পালন করি, কিন্তু সেই পরব বা উৎসব নয়, সেটা ভয়ঙ্কর একটা দিন, স্মরণীয়ের দিন। এই ভয়ঙ্কর দিন কাদের বিরুদ্ধে হয়েছিল?
সংগ্রাম, এই যে হুলটাকে আমরা আজকে পরব বলছি, পরব কিন্তু নয়, সে সংগ্রাম। কিসের সংগ্রাম? কাদের জন্য সংগ্রাম হয়েছে, কাদের বিরুদ্ধে হয়েছে, কারা করেছিল, সেটা আমাদেরকে তুলে ধরতে হবে। কিন্তু বর্তমান সমাজে এই যে আমাদের উচ্চবর্ণীয় আমাদের সাঁওতাল সমাজকে শুধু সাঁওতাল বলে এই বিদ্রোহ বলে তারা ঘোষণা করেছেন, কিন্তু না, এই সাঁওতালও শুধু করেনি, তারা এখানে এই সাঁওতাল বিদ্রোহ শুধু নয়, এখানে এসটি এসসি ও মাইনরিটি সবাই এখানে অংশগ্রহণ করে। এই অংশগ্রহণটা সিধু কানু নেতৃত্ব বা চাঁদ ভৈরব ফুলে ছানো এই নেতৃত্ব করেছিলেন বলে তাদেরকে সাঁওতাল বিদ্রোহ বলে ঘোষণা, কিন্তু না, সেখানে এসটিরাও তার যোগদান, এসটি এসসি ওবিসি তারাও যোগদান দিয়েছিল, কিন্তু এখন তারা ছোট্ট করে সাঁওতাল বিদ্রোহ বলে তারা ঘোষণা করে সেটাকে পরব বলে নির্মাণ করে দিয়েছে। এই যে আমাদের হুল বিদ্রোহ যে করেছিলেন, সেটা ইংরেজ আর সাঁওতালের মধ্যে নয়, আদিবাসীর মধ্যে নয়, এটা ছিল অত্যাচার কি বলেন, জমিদার সুদখোর মহাজনের বিরুদ্ধে এইটা ছিল। আমরা ছিলাম গুলাম হোকা গুলাম, আমাদের কিন্তু ইংরেজ আমাদেরকে সরাসরি গোলাম বানিয়ে নি, এই আমাদের আগের থেকে আমরা গোলাম ছিলাম। এই যে সুদখোর আমাদেরকে যে জমির প্রতি যে সুদ খাজনা দেওয়ার আমাদেরকে যে আদায় করার যে ইংরেজ বলেছিল, কিন্তু তারা সুদখোর জমিদাররা বেশি পরিমাণ সুদ নেবার জন্য আমাদেরকে কাছে যেত, বা সেই সুদ দেওয়ার জন্য কিন্তু সেই আমরা না দিয়ে বা আদিবাসীরা না দিতে পেরে বিদ্রোহ করেছিল। সাঁওতালরা, শুধু সাঁওতালরা সবাই এই বিদ্রোহ করেছিল। তারা ইংরেজ সরকারকে জানাবার জন্য, তারা নালিশ করবার জন্য তারা এখানে 30,000 মানুষ তার কাছে গিয়ে নালিশটা জানাচ্ছিল, কিন্তু না, আমাদের ভাষা ইংরেজরা জানতো না, সাঁওতাল ভাষা বা আদিবাসী ভাষা জানতো না, আদিবাসীরা ইংরেজের ভাষা জানতো না, এর জন্য তাদের মধ্যে মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়েছিল। কিন্তু সেই ফায়দা উঠিয়েছিল জমিদার যিনি যারা ছিলেন মহাজন সুদকর, তারা এই ফায়দা উঠিয়েছিলেন যে এই আমরা যদি এই ইংরেজের কাছে বা আমাদের সরকার বল্লারের কাছে যদি এই জিনিসটা চলে যায়, তাহলে আমাদের সেই খুব কী বলে খারাপ হবে, বা আমাদেরকে আমরাও শাসন হয়ে যাবে, বা সেই কথাটা সেখানে চলে যাবে যে আমরা সে ষড়যন্ত্র করে। এই জন্য তারা কী বলেছিলেন যে এই বড়লাটকে বা ইংরেজ সরকারকে বলেছিলেন যে আপনাকে মারতে এসেছিল বা বিদ্রোহ করতে এসেছিল সংগ্রাম, কিন্তু সেটা সত্য বাস্তবে ছিল না। তারা কিন্তু নালিশ করতে গিয়েছিল যে এত সুদ বা খাজনা নেওয়া হচ্ছে আমাদের কাছে, কিন্তু সেই কথা না ভেবে ইংরেজ কী করে তাদের মধ্যে গুলি চালিয়েছিল। সেই হুল বিদ্রোহের মধ্যে 30,000 থেকে 20,000 শহীদ হয়ে গিয়েছিল আমাদের মূল্যবাসী সাথীরা বা মহাপুরুষরা। সেইখানে এখনও এই লড়াইটা কিন্তু আজকের লড়াই নয়, এটা হাজার বছরের লড়াই। এখন থেকে আমরা শোষিত বঞ্চিত নয়, আমরা এখনও আজাদ হয়। কী বলে 1947 সালে 15 আগস্ট যে আজাদি হয়েছিল, সেই আজাদি কিন্তু ছুটা মিথ্যে, এই আজাদি নয়। আজকে যদি আমরা আজাদ হতাম, তো বর্তমান সমাজে এত অন্যায় অত্যাচার হতো না, এই যে মহিলাদের উপর এত অত্যাচার হতো না। এই মহাপুরুষরা একটি পর একটি হুল বা বিদ্রোহ করে গিয়েছিলেন। কেন? কিসের জন্য? এখনও এই বিদ্রোহ হচ্ছে, এখনও আমরা পীড়িত শোষিত। এই বর্তমানে আগে তার থেকে আমাদের মহাপুরুষ করে গেছিলেন আধুনিক যুগে আমাদের জ্যোতিরাও ফুলে, সাবিত্রীবাই, শাহু মহারাজ, তারপরে এই করেছিলেন আমাদের ডক্টর বি.আর. আম্বেদকর, তারপরে আমাদের করেছিলেন 3 মহাপুরুষ কাশিরাম, দিনাঘানা, খাবারের সাহেব, এরা এই বিদ্রোহ করে গেছেন। তার বর্তমান সমাজে এখনও আমাদের মোহাম্মদ ইসলাম সাহেব এই বিদ্রোহ করেছেন, তাদের সঙ্গে আমরাও যোগদান দিয়েছি, আমরাও সংগ্রাম করে যাব। যতদিন বেঁচে থাকবে এই সংগ্রাম আমরা চালিয়ে যাব, যতক্ষণ না আমরা আজাদি পেয়েছি। এ আজাদি ঝুঁকি হে, দেশ কি জনতা ভুকি হে, এইটা কিন্তু কাশিরাম সাহেব গেছিলেন। এইটা আমাদের কাছে থাকবে, এবং আমি যতদিন বেঁচে থাকবো এই সংগ্রাম আমি চালিয়ে যাব। আর বর্তমানে আমি পাড়ায় গ্রাম দিয়ে জানাবো যে হুল দিবস কিন্তু পরব বা উৎসব নেই, এইটা ছিল আমাদের স্মরণীয় দিন বা আমাদের লড়াইয়ের দিন। যে আজকে তারা পরব বলে বিভূত করছে, এটা আমি পাড়ায় যেয়ে তার দিকে জানাবো যে এটা আমাদের সংগ্রামের দিন। এই বলে আমি নিজের বক্তব্য শেষ করছি। জয় জোহার, জয় ভোট। এবং এই ফুলের যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে, এই বিষয়ের উপর তিনি মূল্যবান বক্তব্য রাখেন। बेरोजगार युवा मोर्चा
राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ, भारतीय विद्यार्थी छात्र प्रकोष्ठ एवं इंडिया रिसार्च स्कॉलर एसोसिएशन एडप्शन इंचार्ज ওনাকে তার মূল্যবান বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি। স্যার প্লিজ अपना बात रखिए। सर्वप्रथम आज इस हूल दिवस के सिद्धू कानू, चाँद भैरव को अपना नमन अर्पण करते हुए और यहाँ पर मंचासीन और इस सभा में शामिल सभी साथियों को जय जोहार, जय मूल्यवासी। साथियों, आज भारत के अलग अलग राज्यों के अलग अलग ज़िलों में और जो लोग भारत से वर्तमान में विदेशों में भी है, वहाँ पर भी आज ये जो हूल विद्रोह है उसको याद किया जा रहा है, उस पर विचार मंथन किया जा रहा है। उसी क्रम में आज पश्चिम बंगाल में आज ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ और आप लोगों ने इस दिवस पर इस कार्यक्रम में सभा की अध्यक्षता करने का अवसर दिया। तो साथियों, आज इस अवसर पर मैं यह बातें बताना चाहता हूँ। हमारे पूर्व के वक्ताओं ने बहुत सारी बातें इस इतिहास के संदर्भ में रखी है। तो साथियों, आज इस अवसर पर मैं बताना चाहता हूँ कि भारत के इतिहास में अगर देखा जाए तो दुनिया की जो सबसे विकसित सभ्यता है और आज तक दुनिया में उससे विकसित सभ्यता का जानकारी नहीं हुआ, वो सिंधु घाटी सभ्यता का विकास भारत में हुआ। और यह जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, यह प्रकृति और समानता के सिद्धांत पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था थी। तो उस सिंधु घाटी की सभ्यता के विकास करने के 1000 साल बाद भारत में विदेशी आक्रांताओं का आक्रमण हुआ। तो सिंधु घाटी की जो व्यवस्था थी वह समानता पर आधारित व्यवस्था थी और घाटी की सभ्यता में चाहे वो महिला या पुरुष हो, सभी को समान अधिकार थे, यानी आजादी थी, स्वतंत्रता थी। इस व्यवस्था के डेवलप होने के बाद जब विदेशी आक्रांता यहां पर आते हैं, यूरेशियन ब्राह्मण इस देश में आते हैं, तो वो सिंधु घाटी में जो समानता की व्यवस्था थी, जो बराबरी की व्यवस्था थी, जो इंसानियत की व्यवस्था थी, उस व्यवस्था के विरोध में, उस गण व्यवस्था के विरोध में इन लोगों ने वर्ण व्यवस्था का निर्माण किया। यानी विभाजन की व्यवस्था बनाई, ऊंच नीच की व्यवस्था बनाई, क्रमिक असमानता की व्यवस्था बनाई, गैर बराबरी की व्यवस्था बनाई। और इस तरह से इस व्यवस्था का निर्माण करने के बाद उन्होंने इस वर्ण व्यवस्था में यूरेशियन आर्य ब्राह्मणों ने खुद को उच्च घोषित किया और अपने से सभी लोगों को नीच घोषित किया, छोटा घोषित किया और मनुस्मृति नाम के विधान का सिद्धांत का निर्माण किया। तो जब इन लोगों ने मनुस्मृति की व्यवस्था को बनाई तो उस मनुस्मृति की व्यवस्था में इन्होंने जो भारत के मूल रहने वाले लोग थे, भारत के मूल निवासी है, भारत के जो आदिवासी मूल निवासी है, उनको शिक्षा से वंचित किया। गण व्यवस्था में उनको हथियार चलाने का अधिकार था, उनको हथियार चलाने से वंचित किया। गण व्यवस्था के समय वो अपना खुद का व्यापार करते थे, वो व्यापार करने की व्यवस्था से वंचित किया। और वंचित करने के बाद ऐसी व्यवस्था बनाई कि इनका काम केवल जो है इन 3 वर्णों की सेवा करना। तो ये जो व्यवस्था बनी, आक्रमणकारी या ब्राह्मणों ने जो बनाई, उस व्यवस्था के विरोध में समय समय पर बहुजन महापुरुषों ने आंदोलन किया।
क्योंकि भारत का जो इतिहास है, ये जो भारत की मिट्टी है, इस मिट्टी में मूल निवासी ने जिन्होंने जन्म लिया, उन्होंने कभी भी जुल्म और अत्याचार के खिलाफ घुटने नहीं दिए और हमेशा इस समानता और समानता की व्यवस्था को स्थापित करने के लिए अपनी शहादत दी, अपनी जान दी। क्योंकि भारत का जो मूल निवासी है, वो समानता को स्थापित करने के लिए, लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए उन्होंने मैदान जंग में, लड़ाई में मरते हुए शहीद होना पसंद किया, लेकिन कायरों और कुत्तों की तरह गुलामी करके मरना पसंद नहीं किया। ये भारत का इतिहास है। क्योंकि वर्तमान में जो भारत का इतिहास पढ़ाया जाता है, ये भारत के इतिहास को विकृत किया गया। जिन लोगों ने इस व्यवस्था पर अपनी गुलामी थोपी हमारे लोगों के ऊपर, उन लोगों ने अपने अनुसार इतिहास का निर्माण किया और हमारे इतिहास को छुपाया गया। क्योंकि जब हमारे लोगों को शिक्षा से नहीं वंचित कर दिया गया, तो हमारा इतिहास कौन लिखेगा? तो इस तरीके से जो वर्ण व्यवस्था बनी, उस वर्ण व्यवस्था के विरोध में हमारे लोगों ने आंदोलन चलाया और वह आंदोलन सफल भी हुआ। लेकिन ये दुश्मन की जो प्रकृति है कि ये हमेशा मिसगाइड करने का काम करता है, आंदोलन को डाइवर्ट करने का काम करता है, कंफ्यूज करने का काम करता है, ये जो उसका नेचर है, वो कल भी था और आज भी है। तो इन लोगों ने वर्ण व्यवस्था के विरोध में जब बुद्धा ने क्रांति की, तो उस क्रांति के परिणाम स्वरूप समानता को मानने वाले लोगों ने जब वर्ण व्यवस्था के बारे में उनको जानकारी हुई, तो उन्होंने इस असमानता की व्यवस्था को मानना बंद कर दिया। उसका परिणाम हुआ इस देश में तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसी महान यूनिवर्सिटियों का निर्माण हुआ। दुनिया से लोग पढ़ने के लिए भारत में आते थे और यहां से पढ़कर लोग दुनिया को जाते थे। मौर्य वंश राज्य व्यवस्था का स्थापना हुआ, लेकिन साथियों पुनः साजिश और षड्यंत्र हुआ। दुश्मन ने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद की हत्या की और हत्या करने के बाद जो मनुस्मृति की व्यवस्था थी, उस मनुस्मृति में जो वर्ण व्यवस्था थी, उस वर्ण व्यवस्था को पुनः जाति व्यवस्था में तब्दील की, जातियां बनाई, यानी जो एक वर्ग था उसको और छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड किया और वर्तमान में 6,743 से अधिक जातियां जो है वर्तमान में जो हमें दिखाई देती। तो उस जाति व्यवस्था के विरोध में भी हमारे महापुरुषों ने समय समय पर आंदोलन चलाया। तो साथियों, ये जो हमारे लोगों को शिक्षा का अधिकार है, शस्त्र चलाने का अधिकार है, व्यापार करने का, रोजी रोजगार करने का जो अधिकार है, जब जब हमको इन अधिकारों से वंचित किया गया, तब तक इस देश के ऊपर विदेशी आक्रमण हुए। तो इस तरह से जब इन लोगों ने जाति व्यवस्था का निर्माण किया, तो इसके विरोध में मध्यकाल में संत कबीर ने आंदोलन चलाया, संत तुकाराम ने आंदोलन चलाया, नामदेव ने आंदोलन चलाया, अलग अलग राज्यों में अलग अलग लोगों ने आंदोलन चलाया। और मध्यकाल के पश्चात जब आधुनिक काल का समय आता है, तो आधुनिक काल में 1848 से ज्योतिबा फुले, ये जो व्यवस्था थी, सामंतवादी जो व्यवस्था थी, ब्राह्मणवादी जो व्यवस्था थी, इस व्यवस्था के विरोध में आंदोलन शुरू। तो साथियों, 1848 में ज्योतिबा फुले ने जब आंदोलन शुरू किया, तो उस समय अंग्रेज यहां पर आ चुके। तो उस अंग्रेजी शासन की जो व्यवस्था में जो लगान वसूलने का, कर वसूलने का जो कॉन्सेप्ट बनाया गया था, तो चूंकि अंग्रेज खुद जो है जाकर कर वसूल नहीं वसूल, बल्कि उस कर वसूलने के लिए जो जनेऊधारी, जो टीका लगाने वाले जो ब्राह्मण बनिया होते थे, उन ब्राह्मण बनिया साहूकारों को जो है ये कर वसूलने के लिए लगाया गया। तो ये जो घटना हुई, ये जो हुल विद्रोह हुआ, उस विद्रोह की पृष्ठभूमि में ये है कि झारखंड के जो साहेबगंज जिला है, वहां बढ़त के बाद में जो भोगनाडीह है, वहां पर तिलका माझी का जो आंदोलन के अनुयायी थे, सिद्धू कानू, चांद और भैरव, तो उन लोगों ने ये जो लगान जो वसूला जाता था, तो ये जो ब्राह्मण बनिया क्या करते थे कि जो लगान तय किया गया था, उस लगान से ज्यादा कर वसूलते थे और आदिवासियों पर जुल्म अत्याचार भी करते थे। यहां तक कि उनके घरों में जो खजाने होते थे, जो मुर्गियां पालते थे,
उसको भी जबरदस्ती उठा ले जाते थे। और यहां तक इतिहास मिलता है कि उनके घरों में यदि कोई सुंदर लड़की होती थी तो वो लड़कियों को भी जबरदस्ती उठा ले जाते थे। तो ये जो जुल्म अत्याचार जो उनके ऊपर हो रहे थे, इस जुल्म अत्याचार जो आदिवासी मूल निवासी आदिवासी समाज है उसको देख रहा था, सहन कर रहा था। तो इस जो जुल्म अत्याचार के विरोध में एक बात और उस समय दिखाई देती है कि व्यवसाय जो हो रहे थे, तो व्यवसाय में जो ये ब्राह्मण बनिया जो साहूकार थे, जमींदार थे, इन लोगों ने सामान को खरीदने और बेचने के लिए दो बाट बनाए थे। उसका नाम था केनाराम और बेचारा। तो वो क्या करते थे कि जब कोई आदिवासी से कोई सामान खरीदना होता था तो वो बड़े बटखरे का इस्तेमाल करते थे, और जब कोई आदिवासी को सामान देना होता था तो वो छोटे बटखरे का इस्तेमाल करते थे। यानी इस तरीके से व्यवसाय में भी चोरी, धोखाधड़ी, ये जो फ्रॉड हो रहा था, ये सारी चीजों से लोग त्रस्त थे। तो इसके विरोध में यहां तक कि जो आदिवासी कोई फसल उगाते थे, अगर वो फसल अच्छी होती थी तो ये जो ब्राह्मण बनिया जमींदार होते थे वो उनके फसल पर जबरदस्ती कब्जा कर लेते थे, और यदि वो उसका विरोध करते थे तो उनको मारते थे, पीटते थे, जुल्म करते थे, अत्याचार करते थे। तो ये सारा जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था का जो साजिश का षड्यंत्र था, क्योंकि आदिवासी समाजों को पहले शिक्षा से वंचित कर दिया गया था ब्राह्मणों द्वारा, तो इस वजह से शिक्षा न होने की वजह से वो अंग्रेजों से कम्युनिकेशन नहीं कर सकते थे, बातचीत नहीं हो पाती थी उनकी भाषा में, और मीडिएटर के रूप में ये ब्राह्मण बनिया जो होते थे, जनेऊधारी काम करते थे। तो इस वजह से जो आदिवासी समाज है, उन लोगों ने ये जो जुल्म अत्याचार हो रहे थे इससे तंग आकर उन्होंने एक अलग एरिया जो निर्धारित किया और वो उस एरिया में जाकर रहने लगे। तो उस एरिया में जो उन्होंने नया जगह बनाया, तो आदिवासी संथाल भाषा में, संथाली में एक धर्मी शब्द होता है, उसका मतलब होता है ऐसे लोग जो इंसानियत जिनके अंदर शैतान, जिसको बोला जाता है। तो इससे आज ही जाकर, इससे तंग आकर, जो इस व्यवस्था से तंग आकर उन लोगों ने जो है सिद्धू कानू ने, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को मानने वाले महापुरुष थे, उन्होंने इस आंदोलन करने का निर्णय लिया, और जो उसमें जो आदिवासी समाज में उन्होंने जागृति का निर्माण किया, और उन्होंने निर्णय किया कि ये जो जमींदारी है, जो साहूकारी जो व्यवस्था है, जुल्म अत्याचार पर आधारित इस व्यवस्था को खत्म करेंगे। तो खत्म करने के लिए उन्होंने जो जागृति निर्माण किया, तो ये 30 जून की जो घटना है, तो भोगाडी में जो है, भोगनाडी जो जगह है, वहां पर बड़े पैमाने पर लोग जो है इकट्ठा हुए, और करीब 30 से 50 हजार लोगों की संख्या रही। तो उन्होंने ये जो जुल्म अत्याचार की व्यवस्था थी, जमींदारी लगान की जो व्यवस्था थी, इसके विरोध में बिगुल फूका, और उन्होंने कलकत्ता की तरफ मार्च ऑन किया। तो मार्च ऑन करते हुए जब वो आगे बढ़ रहे थे, तो बीच में एक पुलिस स्टेशन पड़ा। तो वो जो पुलिस स्टेशन था, उस पुलिस स्टेशन पर कुछ सिपाही थे, और ये यूरेशियन जो ब्राह्मण और बनिया लोग थे। तो इन लोगों ने क्या किया कि वो जो मार्च चल रहा था, तो ये इतिहास रहा है कि जब जब हमारे बहुजन महापुरुषों ने कोई आंदोलन किया, और वो आंदोलन को शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक तरीके से अगर चलाना चाहते हैं, तो ये दुश्मन उसमें घुसपैठ करके उस आंदोलन में हिंसा करने की कोशिश करते हैं, हिंसा करने का काम करते हैं। तो उस समय भी ऐसी घटना घटी। इन लोगों ने, जो मार्च करते हुए लोग आ रहे थे, उनके साथ लड़ाई हुई, और वो लड़ाई हिंसा में तब्दील हो गई, और हिंसा में तब्दील होने की वजह से वहां पर जो सिपाही थे, जो ब्राह्मण बनिया जमींदार थे, उनको जो है मारकाट हुआ, और बड़े पैमाने पर यह हिंसा हुई। और उस घटना के बाद से जो ये क्रांति की शुरुआत हुआ, विद्रोह हुआ, और ये विद्रोह इतना बड़ा था, और ये विद्रोह बड़े पैमाने पर पूरे एरिया में फैलने लगा, बढ़ने लगा। तो आदिवासी लोग जिस एरिया में रहते थे, यदि उधर वहां पर ये विद्रोह बड़े पैमाने पर बढ़ने लगा, तो ये जो ब्राह्मण है, आक्रमणकारी ब्राह्मण यूरेशियन है, इनको लगा अब ये लड़ाई हम नहीं लड़ सकते हैं। तो उन लोगों ने अंग्रेजों को यह कन्विंस किया, जैसे
जब इस देश में, क्योंकि इनका जो सबसे बड़ा गुण है कि मुद्दे को डाइवर्ट करना, उनको मिसगाइड करना, ये इनका नेचर है। जैसे इस देश में जब ओबीसी के मंडल कमीशन का आंदोलन चल रहा था तो इन्होंने राम मंदिर का मुद्दा खड़ा कर दिया, और राम मंदिर का मुद्दा खड़ा करके ओबीसी के साथ कितना बड़ा धोखेबाजी हुआ, और तथाकथित आजादी के इतने वर्षों बाद भी उनको संख्या के रूप में हिस्सेदारी नहीं मिला। जब इस देश में ओबीसी की जाति जनगणना का मुद्दा चल रहा था तो इन्होंने भ्रष्टाचार का मुद्दा खड़ा कर दिया। जब इस देश में रोहित उर्मिला के साथ अत्याचार हुआ और उसके न्याय के लिए आवाज उठाई जा रही थी तो इन्होंने कन्हैया का मुद्दा खड़ा कर दिया। यानी डाइवर्ट करना, हमारी जो लोकतांत्रिक लड़ाई है उससे उनको डाइवर्ट करना। तो यही काम उन लोगों ने, ब्राह्मणों ने उस समय भी किया, ये ब्राह्मण बनिया जमींदारों ने, और अंग्रेजों को यह बताया कि ये लड़ाई जो है ये आपको इस देश से भगाना चाहते हैं। तो ये लड़ाई जो ब्राह्मण बनिया साहूकारों के विरोध में चल रहा था वो लड़ाई डाइवर्ट होकर वो आदिवासी और अंग्रेजों के बीच में झगड़ा लड़ा दिया। वो झगड़ा लगाने की वजह से बड़े पैमाने पर आदिवासी लोग जहां जहां भी जाते थे, जहां जहां भी कार्यक्रम करते थे तो वहां अंग्रेज आते थे, अंग्रेजों से लड़ाई होती थी और हिंसा होती थी। इसका परिणाम ये रहा कि अंग्रेजों ने सिद्धू कानू और चांद और भैरव को जो है मार दिया, लेकिन उनको मारने के बाद भी यह जो लड़ाई रही वो निरंतर जारी रही। तो अंग्रेजों को लगा कि अभी ये जो हुल जो विद्रोह हुआ, उस विद्रोह का जो नेतृत्व है उसको तो हमने मार गिराया, उनको तो हमने मार दिया, और ये मारने का काम धोखे से किया गया, और ब्राह्मणों बनियों के जो है ये धोखेबाजी करने की वजह से ये हुआ, उन्होंने जो सूचनाएं दी उसकी वजह से ये हुआ, उनको मारा गया, वरना वो उनको मारा नहीं जाता। तो उनके मारने के बाद भी ये जो लड़ाई है वो जारी रहा। तो अंग्रेजों को लगा कि हमने तो जो नेतृत्व करने वाले लोग थे उनको मार दिया, उनके मारने के बाद लड़ाई जारी है, ऐसा क्यों है? तो उस समय दुमका का जो मजिस्ट्रेट था, उस मजिस्ट्रेट के अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई और उन्होंने जानकारी करने के लिए लगाया कि आखिर इसके पीछे रीजन क्या है, इसका जानकारी दो। तो वो जो एसएल था उसके नेतृत्व में जब ये रिसर्च किया गया, जानकारी किया गया, तो अंग्रेजों को ये पता चला कि जो हम समझ रहे थे कि आदिवासी और अंग्रेजों के विरोध में लड़ाई है, ये लड़ाई आदिवासी और अंग्रेजों के विरोध में नहीं है, बल्कि यह लड़ाई जो सामंतवादी साहूकार थे, ब्राह्मण बनिया थे, ये उनके विरोध में लड़ाई था, और उन लोगों ने ऐसा ये डाइवर्ट किया। तो फिर वो रिसर्च रिपोर्ट आने के बाद अंग्रेजों ने उसके बाद जो है तो 1855 में जो एक्ट बनाया गया, संथाल परगना एक्ट, उस एक्ट के माध्यम से जो 6 जिले हैं, गोंडा, दुमका, साहेबगंज, वीरभूम, सिंहभूम और भागलपुर, उस एरिया में यह एक्ट को लागू किया गया, और उसके अनुसार उस एक्ट में यह प्रावधान किया गया कि ये जो आदिवासी एरिया है, इस एरिया में कोई भी गैर आदिवासी जो है उस एरिया में नहीं रह सकता है, वहां जमीन उसकी नहीं खरीद सकता है, और वो जो एरिया है जहां पर एक लागू किया गया, उस एरिया के जल जंगल जमीन का मालिक आदिवासी को बनाया गया, यानी उसके मालिक वो होंगे। इस एक्ट को लागू किया गया। तो इस तरीके से यह जो एक्ट लागू किया गया, जिस कानून के तहत ही वर्तमान में संविधान में जो 5वीं 6वीं अनुसूची है, वो 5वीं 6वीं अनुसूची के अनुसार भी उनको वही अधिकार बहाल है, लेकिन वर्तमान में जो देश की सरकारें हैं, ये सरकारें उन आदिवासियों को उस एरिया से विस्थापित कर रही है। विस्थापित इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो ट्राइबल ट्रेड है, जो ट्राइबल के संदर्भ में जो कानून बनाए गए हैं, वो ट्राइबल एरिया होगा तो वो कानून लागू होगा, लेकिन अगर उनको वहां से विस्थापित कर दिया जाए तो वो ट्राइबल का जो कानून है वहां पर लागू नहीं होता। इस तरीके से झारखंड में उस समय जो पॉपुलेशन 84% थी, वर्तमान में उनको वहां से विस्थापित करने की वजह से आज वह केवल 24% है। तो साथियों, ये जो क्रांति, ये जो आज का जो दिवस है, इस अवसर पर आपको संकल्प लेने की आवश्यकता है कि जो क्रांति सिद्धू कानू ने शुरू की, जो क्रांति बिरसा मुंडा ने शुरू की, जो क्रांति तिलका मांझी ने शुरू की, उसकी प्रासंगिकता खत्म नहीं हुई, बल्कि उसकी प्रासंगिकता और बढ़ी है। और क्यों बढ़ी है? क्योंकि जब इस देश में अंग्रेज चले गए तो अंग्रेजों के जाने के बाद इस देश की व्यवस्था पर ब्राह्मणों ने राज स्थापित किया। देश का पहला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने, और बनने के बाद
इस देश में पिछले 70-72 साल में जो नीतियां बनाई गई, वो नीतियां जिस तरह से उस समय लगान और कर जबरदस्ती वसूला जाता था, उसी तरीके से वर्तमान में एलपीजी बनाया गया, शेष कानून बनाया गया, एफडीआई बनाया गया, किसानों के विरोध में बिल पास किए गए, और यहां तक कि जो सरकारी कर्मचारी है, वो सरकारी कर्मचारी की पेंशन जो है खत्म कर दी गई। और अभी ये नए कानून बनाए जा रहे हैं कि जो लोगों ने बैंक में पैसे रखे हुए हैं, वो पैसे निकालने पर भी अब उनको टैक्स देना होगा। यानी इसका मतलब यह है कि पॉलिसी जो नीतियां पहले थी, हमें शिक्षा से अधिकार से वंचित करने का, रोजगार व्यापार के अधिकार से वंचित करने का, हथियार चलाने के अधिकार से वंचित करने का, उन नीतियां वही है, केवल उसका स्वरूप बदल गया है। तो इसलिए ये जो सिद्धू कानू और चांद भैरव ने जो क्रांति में अपनी शहादत दी, उस शहादत को आज याद करते हुए आज पूरे देश में, भारत में संकल्प लेने की आवश्यकता है कि जो जुल्म और अत्याचार मूल निवासी आदिवासी समाज के ऊपर बढ़ रहा है, उससे संकल्प लेकर हमको पुनः उस क्रांति की शुरुआत करनी होगी। और एक बात और इस मौके पर बताना चाहता हूं कि जो लोग ये कहते हैं कि ये जो लड़ाई थी, ये केवल संथालों की लड़ाई थी, ऐसा नहीं है। जब सिद्धू कानू उस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, तो उन्होंने नेतृत्व करते हुए उनको लगा ये लड़ाई अकेले अकेले नहीं लड़ी जा सकती है, तो उन्होंने सभी सामाजिक समूहों को इकट्ठा किया। यहां तक कि उस समय जो संथाल थे, मुंडा थे, उराव थे, मांझी, चमार, डोम, अहीर, मुस्लिम, यानी ये जो सभी एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी के लोग जिनको वर्तमान में हम इस नाम से जानते हैं, वो सभी सामाजिक समूहों को इकट्ठा किया। इस वजह से वो जो विद्रोह हुआ, उसमें 30 से 50 हजार लोगों की जो संख्या रही, ये सारा सामाजिक समूह को इकट्ठा करने की वजह से हुआ। तो इसलिए ये जो क्रांति का दिवस है, आज इस अवसर पर यह बात समझने की है कि भारत के अंदर भी ये जो नीतियां बनाई जा रही है, ये जो गुलामी की व्यवस्था हमारे ऊपर थोपी जा रही है, ये जो जुल्म अत्याचार बढ़ रहे हैं, लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रहे हैं और बेटियों के साथ जुल्म अत्याचार बढ़ रहे हैं। लोग सबका साथ सबका विकास करने की बात कर रहे हैं, और क्या हो रहा है? पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, गैस सिलेंडर का दाम बढ़ रहा है, और अभी वर्तमान में कोरोना का जो मामला चल रहा है, तो दुनिया में अलग अलग जो देश है, वो लोगों को मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको जीविका वो जिंदा रहे, उनको खाने पीने की व्यवस्था हो, इसके लिए सारा मैनेजमेंट कर रहे हैं। पर वर्तमान में जो कांग्रेस ने राज किया 60 साल और वर्तमान में बीजेपी राज कर रही है, इन लोगों ने मिलकर ऐसी पॉलिसी बनाई कि आज आदमी बीमारी से कम और भूख से ज्यादा मर रहे हैं। तो इसलिए साथियों, आज इस अवसर पर आपको संकल्प लेने की आवश्यकता है कि ये जो व्यवस्था देश के अंदर निर्माण हो रही है, इसका जो सबसे बड़ा मुख्य कारण है कि जब जब इस देश की व्यवस्था भारत के मूल निवासियों के हाथ में रही है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, तब तक उन लोगों ने इस देश में समता, स्वतंत्र, न्याय और बंधुत्व पर आधारित राष्ट्र का निर्माण किया है, समाज का व्यवस्था का निर्माण किया है, प्रकृति के नियमों के साथ रहकर व्यवस्था का निर्माण किया है। लेकिन जब जब ये व्यवस्था जो विदेशी आक्रमणकारी है, जो यूरेशियन आर्य ब्राह्मण है, जब जब उनके हाथ में आई है, तब तक उन लोगों ने प्रकृति के विरोध में, समानता के विरोध में और समानता की व्यवस्था का निर्माण किया है, जिसके वजह से लोगों के ऊपर जुल्म अत्याचार बढ़े। तो इसलिए साथियों, आज के इस अवसर पर बस इतनी बातें कहते हुए कि आज यह जो हुल दिवस है, इस अवसर पर आप संकल्प लेंगे और भारत के अंदर जो यूरेशियन आर्य ब्राह्मणों की ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था में भारत का संविधान लागू है, संविधान में सबको संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी है, लेकिन ब्राह्मण इस देश में संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी देना नहीं चाहते। तो लोकतंत्र का जो प्राण तत्व, डॉक्टर अम्बेडकर कहते थे कि लोकतंत्र का जो प्राण तत्व है वो प्रतिनिधित्व है, रिप्रेजेंटेशन, और ब्राह्मण रिप्रेजेंटेशन नहीं देना चाहते। और यहां तक कि भारत में ब्राह्मणों ने कांग्रेस बनाई, भारत में ब्राह्मणों ने बीजेपी बनाई, भारत में ब्राह्मणों ने कम्युनिस्ट बनाया, सीपीएम सीपीआईएम बनाया, लेकिन उन्होंने पार्टियां तो बनाई, लेकिन उस पार्टी में भी संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि वो हमें गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं, वहां पर भी हमें वर्कर बनाकर रखना चाहते हैं। तो वहां पर हमारा आदमी सारा काम करता है, दरी बिछाता है, बैनर लगाता है, झंडा लगाता है, जिंदाबाद मुर्दाबाद करता है, लेकिन उसको मालिक बनने का अधिकार उसको नहीं। जब टिकट देना होता है तो टिकट देने का अधिकार उसको नहीं है, वो टिकट मांगता है। तो साथियों, हमारे महापुरुषों ने जो आंदोलन चलाया, वो हुक्मरान बनने का, शासक बनने का और देने वाला आंदोलन चलाया, मांगने वाला आंदोलन नहीं चलाया। तो इस देश में
हम अपने बहुजन समाज को संगठित करके जो आदिवासी मूल निवासी SC ST OBC माइनॉरिटी है, ये जो बहुजन समाज है, इसको संगठित करके ही, क्योंकि जो हमारा दोस्त है, हमारे भाई है, और जो यूरेशियन आर्य ब्राह्मण है, जो बाहर से आए हुए लोग, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये DNA रिपोर्ट का आधार पर प्रमाणित हो चुका है कि ये जो भारत में ब्राह्मण रहने वाले लोग हैं, ये भारत के नहीं है, बल्कि विदेश से आए हुए लोग हैं। 21 मई 2001 का टाइम्स ऑफ इंडिया में ये रिपोर्ट जब जाहिर हुई है, हरियाणा के जो हिसार में जो नरकंकाल मिला, उसके रिपोर्ट के द्वारा प्रमाणित हुई है। तो ये जो आक्रमणकारी लोग हैं, जैसे अंग्रेज विदेशी थे, वैसे ब्राह्मण भी विदेशी है, और जब तक इस देश की व्यवस्था जब तक इन ब्राह्मणों के हाथ में रहेगी, इस ब्राह्मणों के नियंत्रण में रहेगी, तब तक हमारे ऊपर जुल्म अत्याचार बढ़ते रहेंगे। इसलिए आज संकल्प लीजिए कि हम लोग जो है, ये जो सिद्धू कान्हू और चांद भैरव का जो शहादत है, इस शहादत के अवसर पर हम लोग जो है, जो क्रांति हुई थी, उस आंदोलन में विद्रोह हुआ था, उस विद्रोह में जो शहादत उन्होंने दिया, उस पर हम लोग जो है संकल्प लेंगे, और ये जो देश में ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, इसको खत्म करने के लिए काम करेंगे। और इसको खत्म करने के लिए वर्तमान में जो वामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मानवर वामन मेश्राम साहब, उनके नेतृत्व में पूरे देश में आंदोलन को जन आंदोलन के लिए रूपांतरित किया जा रहा है। इसमें हमारा जो विद्यार्थी है, जो युवा है, जो किसान है, जो महिला है, जो पेंशनर है, ये सभी लोग संगठित होकर इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को यहीं पे खत्म करता हूँ। जय जोहार, जय मूल निवासी। মাননীয় বিজয় প্রতাপ ভারতী স্যারকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। তিনি আমাদের এই অনুষ্ঠান মঞ্চে তার অনেক মূল্যবান বক্তব্য রাখলেন, এবং আমরা শুনলাম এই ভুল সম্পর্কে যে ইতিহাস আমাদের রয়েছিল, সেই ইতিহাসগুলো আমরা শুনলাম। তো বাবা সাহেব বলেছিলেন যে সমাজ তার ইতিহাস জানে না, সে সমাজ তার ভবিষ্যৎ নির্মাণ করতে পারে না। সাথীও, এতক্ষণ আমরা এই অনুষ্ঠানে আজকে আমাদের যে উদ্ঘাটক মান্যবর রামলগন আম্বেদকর মহাশয়, আমাদের পশ্চিমবঙ্গের বামসেপের ইনচার্জ, তিনি তার মূল্যবান বক্তব্য রাখলেন, এবং আজকের অনুষ্ঠানে অনেক বক্তাগণও তাদের মূল্যবান বক্তব্য রেখেছিলেন। আর আমাদের যে অনুষ্ঠান, সেই অনুষ্ঠানের অধ্যক্ষতা করলেন আমাদের মান্যবর বিজয় প্রতাপ ভারতী স্যার, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের ভারতীয় বিদ্যার্থী মোর্চা এবং ভারতীয় বেরোজগার মোর্চা, ভারতীয় युवा मोर्चा, राष्ट्रीय आदिवासी छात्रा संघ এবং ভারতীয় বিদ্যার্থী ছাত্র প্রকোষ্ঠ এবং ইন্ডিয়ান রিসার্চ স্কলার অ্যাসোসিয়েশনের অ্যাডপশন ইনচার্জ, ওনাদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাই। এবং এই অনুষ্ঠানের সমাপ্তি আমি এখানেই ঘোষণা করি। জয় জোহার, জয় আদিবাসী, জয় মূল নিবাসী।